क्रमांक तो समान, ये चल रहा है, जिसमें परमाणु क्रमांक तो समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न क्या कहलाता है, और जिसमें द्रव्यमान संख्या समान होती है वो, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है वो, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है वो, और जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर समान होता है वो आइसो, और जिसमें परमाणु और इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या समान होती है वो, ठीक है। ये जैसे अपन ने पढ़ा था आइसो डायपर्स, इनमें क्या समान मतलब क्या होना चाहिए, ये कितने बोलो, ये 10 और ये कितने, इधर 10 में से 9 गए, कितने बचे बोलो, एक, यानी इधर भी एक आ रहा है और इधर भी क्या आ रहा है बोलो, तो इन दोनों में जो अंतर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है बोलो, समान। या तो आप ये लगाओ, या फिर आपको ट्रिक लगाने का था, वो ट्रिक क्या थी बताओ, ये माइनस, अगर इसके लिए लगाते हैं ये कितना होगा 15 माइनस इंटू डेढ़ कितना है, ये कितना हो गया बोलो, 15 माइनस कितना बोलो, आ नहीं रहा है। तो आपको हिंदी में क्या बोलते हैं, समस्थानी, आइसोबार्स समभारी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सम इलेक्ट्रॉनिक, और डी
हाँ, आप बताइए क्या होगा, सब बताओ। आइसो, अब ये सब समझ में आ गया ना आपको, कहानी इनकी क्या है, आइसो। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं प्रश्न, फिर आप अगले। देखो आइसोटॉप्स नहीं हो सकता, समझता नहीं, क्योंकि उसमें तत्व समान होना चाहिए, जबकि यहाँ पे के होता है पोटेशियम और ये होता है बोलो कैल्शियम, तो पहला वाला तो क्रॉस। आइसोबार्स यानी भार समान, यहाँ पे है 39 और यहाँ पे है, ये भी कैंसल। उसके बाद आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है आप बताओ इसमें, एक मिनट एक मिनट, आप बताओ। नहीं गिनने तो कुछ है ही नहीं, होता साफ दिख जाते हैं, 19 और इसमें 20, पता पड़ा कैसा है, ये अपने यहाँ लिखा हुआ है देखो, ये जो परमाणु क्रमांक होता है वही इलेक्ट्रॉन की संख्या जब तक उदासीन होता है, तो 19 और 20 ये भी नहीं है। आइसोटोन निकाल लें, 39 में से 19 गए कितना है, और 40 में से 20 गए तो भी, तो आंसर क्या जाएगा बोला, आइसोटोन्स। (32) जर्मेनियम 76 इज आइसोटोन ऑफ, अब मैं यहाँ पे ऑप्शन लिख रहा हूँ, आपको टिक करना है। जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम मैंने लिखे हैं, आपको ये पता लगाना है ये जो है इनमें से किसका सम न्यूट्रॉनिक है। अपनी कॉपी में टिक लगाए और आंसर आप मत बोलना, बस इतना सा, केवल कॉपी में राइट का निशान लगा देना है। बताओ वैसे, बड़ा आपने घर जाके, पक्का, बहुत बढ़िया। इधर इधर क्यों पढ़ा है ना मैंने, आपने कॉपी पढ़ी घर जाके, ये बेबी ने पढ़ने नहीं दिया। इधर ये, इधर पास में आप बताओ, हमें हमें ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ये जो है जर्मेनियम, ये किसका सम न्यूट्रॉनिक, यानी न्यूट्रॉन समान है। अब आपको पहला एक ही काम है, आपको इनके न्यूट्रॉन निकाल लो, ठीक है, भले आपको बहुत अच्छे से आता है लेकिन फिर भी निकाल के लिखो ताकि गलती नहीं हो। बताओ इसमें कितना आंसर आएगा, 77 में से 32 गए, शायद वायद नहीं होता है भाई साहब, आंसर तो एक ही आता है, माइनस कितना आ रहा है बोलो, 7 में से 2 गए कितने बचे बोलो, 5, और 7 में से 3 गए, 7 में से 3 गए, 7 में से 3 गए, 6 में से 4 गए, 7 में से 3 गए, 7 में से 4 गए, और 7 में से 3 गए, और 6 में से 2 गए, और 7 में से 3 गए, तो अगर जिसमें 44 है वो आपका आंसर है। ये कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारना है, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, और ये मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से प्रश्न लिखा है, ये पूछे हुए प्रश्न है। ठीक है, आगे बढ़े, हमने पढ़ा था। हाँ,
और दें तो कितने भी बना लेंगे ना, उसे आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि भाई ये जो है 76 में से 32 अगर गए तो इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आएगा। मैं और क्वेश्चन दे दूं, लेकिन आंसर प्रश्न तो बहुत सारे चेंज होते जाएंगे। आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि इन दोनों में न्यूटन का अंतर क्या आना चाहिए बोलो, समान आना चाहिए। क्या आना चाहिए बोलो, समान। जैसे बताइए, इसको बताने देना एक बार। नौ या आठ, तो नौ कैसा है मुझे बताओ। मैं 100 सवाल लिखूंगा, अगर आप 100 में भी गड़बड़ करोगे कैसे काम चलेगा। एक बार में आंसर राइट आना चाहिए। कितने होंगे बोलो, 16 में से 8 गए तो अब यही बताएंगे, ठीक है, और किसी को नहीं बोलना है। पूरा हिंदी में लिखा मैंने आपके लिए, अब आपको बिल्कुल एकदम सही बताना है। सब भी निकालो आंसर। आपने कहा तो मैंने ये एक और लिखा, अब आप सोच समझ के सही आंसर बता दो। आप भी बताओ ना, बोलना मत, ऐसे ही बता दो, बोलना मत। अच्छा हिंदी में लिख दिया, इंग्लिश मीडियम आपके। इसको बोलते हैं आइसोटॉप्स, इसको बोलते हैं आइसोबार्स, इसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इसको आइसोटोन्स। बिल्कुल सही। आप बताओ इधर। आप बताओ, पूरी क्लास को तो आ गया। आपने पढ़ा था घर जाके पक्का। भाई इधर सुनो, सीधा सा कंसेप्ट समझ था नहीं, कौन बोलो, जिसमें क्या समान होना चाहिए, परमाणु क्रमांक। क्या समान होना चाहिए बोलो, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, कितना है बोलो, 18। इसका कितना है, क्या ये समान है क्या बोलो, तो ये तो इसका एग्जाम्पल। वो तो जो परिभाषा है वो तो है, शाश्वत सत्य है। प्रयोगों द्वारा आधारित ज्ञान को विज्ञान कहते तो कहते हैं, वो हमें भी याद करना है और आपको भी करना है। अरे बस में उसमें कुछ नहीं है वो, और कंसेप्ट मैंने आपको समझाया। हजारों एग्जाम्पल आ जाए, सब में जिसका परमाणु क्रमांक समान है और तत्व समान है वो आइसोटोप कहलाएंगे, मतलब कहलाएंगे। और वो एग्जाम में कितने एग्जाम्पल लिख के दे दे परीक्षा में, आपको कंसेप्ट पहचानना है, ये समान होना चाहिए और ये। अब देखो सम भारी, क्या बोलो, भार समान होना चाहिए। भार मतलब ये कितना है और ये कितना है, समान है। चलो सम इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन समान होना चाहिए। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, 18। इसमें कितने, क्या समान है क्या बोलो। सम न्यूट्रॉनिक यानी दोनों का अंतर। 40 में से 18 गए तो 22, 40 में से 20 गए तो, अब आप खुद ही बताओ क्या आंसर होगा।
इन चारों में से क्या आंसर होगा, आप बताओ, क्या समान आया इनका? भार। क्या समान आया बोलो? भार। देखा ना अपन ने, भार ये भी 40 और ये भी, जिन्होंने बोला ना भार समान आया, समभारी। क्या कहलाएगा बोलो? आइसो। क्या कहलाएगा बोलो? आइसो। ठीक है ना, आ जाएगा और पढ़ना, घर जाके रिपीट करना, ठीक है ना। ये तो बहुत सिंपल पढ़ रहे हैं, असली कहानी तो शुरू होनी है। ये तो बिल्कुल बेसिक पहला पड़ाव पढ़ा है अभी तो अपन ने। ठीक है, वापस में बोल देता हूँ। समस्थानिक कौन होता है? जिसमें परमाणु क्रमांक क्या होना चाहिए बोलो? समान। या फिर उसमें तत्व भी क्या होना चाहिए बोलो? एक ही तत्व के परमाणु होने चाहिए, मतलब कार्बन है तो दोनों कार्बन। समभारिक में क्या समान होता है बोलो? भार, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। उसके बाद हमने देखा आइसोटॉन्स में क्या समान होता है बोलो? न्यूट्रॉन की संख्या। उसमें बाद हमने देखा आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या समान होता है बोलो? इलेक्ट्रॉन की संख्या। उसके बाद में हमने देखा आइसो एस्टर, जिसमें परमाणु और इलेक्ट्रॉन दोनों समान होने चाहिए। फिर हमने देखा आइसो डायफर्स, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर क्या होना चाहिए बोलो? समान। क्लियर? अब आ जाते हैं अपन अगला मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल हमने पढ़ा, जल्दी से बताओ। थॉमसन ने क्या कहा था? परमाणु एक, बहुत अच्छा, जिसके अंदर धनावेश सम्मित रूप से और बीच बीच में क्या लगे होते हैं, बताओ। प्लम पुडिंग मॉडल कौन सा था? थॉमसन का। रेजिन पुडिंग मॉडल, क्रिसमस केक मॉडल। तो ये सारे जो नाम दिए, मतलब किस मॉडल के लिए दिए गए बोलो? थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज। बस इसी मेहनत और लगन के साथ पढ़ना है तो आपका शर्ट सिलेक्शन हो जाएगा एज इट इज, अगर आप याद रखोगे तो। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। और इसकी कमी क्या थी? एक तो इलेक्ट्रॉन की गति की कोई व्याख्या नहीं, और एक स्थायित्व की कोई बात नहीं की। इसलिए आप आगे आ जाते हैं अपन रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ये अल्फा गन थी। क्या थी बोलो? अल्फा गन, जिससे अल्फा कणों का बम्बार्डमेंट करवाया, यानी उसकी क्या करवाई बोलो? बौछार करवाई। अल्फा गन, जिससे किससे किसका पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल था बोलो? अल्फा पार्टिकल। और ये पूछते हैं ये कौन था, तो ये था 2 हीलियम 4, सही बोली थी बोलो? हीलियम का द्विधनावेशित 2 हीलियम 4 प्लस 2 कण हीलियम का, ठीक है ना। यहाँ से बम्बार्डमेंट करवाया और यहाँ पे उन्होंने लगा रखी थी स्लीट। क्या लगा रखी थी बोलो? और फिर तो आपको पता है यहाँ पे उन्होंने क्या लगा रखा था? गोल्ड फॉइल, सोने की। और यहाँ पे लगा रखा था फ्लोरिसेंट स्क्रीन, यानी प्रतिदीप्त पर्दा। ये क्या थी बोलो? ये तो थी गोल्ड फॉइल, स्वर्ण पन्नी, जो हर बच्चा जानता है। लेकिन आपको इसकी थिकनेस पता होनी चाहिए, कितनी थी? 0.000, 4 बार 0, 4 सेंटीमीटर। पॉइंट के बाद कितने जीरो है बोलो? 4, और फिर वापस क्या है बोलो? 4 सेंटीमीटर। सोने की पन्नी हर बच्चा जानता है, उसने ली थी, लेकिन उसकी थिकनेस कितनी थी? 4 बार 0, 4 सेंटीमीटर। इस पर्दे के ऊपर जो बम्बार्डमेंट दिखे, इसके लिए जो उन्होंने जो लेप किया हुआ था, ये आपको याद रखना है, ये ZnS का था। किसका था बोलो? ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब, जिंक सल्फाइड का। किसका बोलो? जिंक सल्फाइड का, जिंक सल्फाइड का। ये एक प्रतिदीप्त फ्लोरोसेंट स्क्रीन थी, जिसमें बम्बार्डमेंट दिखे, प्रतिदीप्त पर्दा। क्या देखा इसने? देखा कि अधिकांश कण तो नाभिक से टकराकर कुछ सीधे चले गए, कुछ 180 पे, मतलब कुछ तो सीधे चले गए, कुछ 90 पे आए, और 20,000 में से एक अल्फा कण, कितने में से बोलो? 180 डिग्री पे घूमकर वापस आया, 180 पे घूम के वापस आया। तो उसने ये निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग तो क्या है बोलो? खाली है, और उसका भार यानी जो मास है वो कहाँ है बोलो? सेंट्रलाइज है, यानी नाभिक जो नाम दिया उसने कहा मध्य भाग में, जो क्या था बोलो? न्यूक्लियस। कौन था बोलो? क्योंकि न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन। और अब इसके पास +2 है, कितने बोलो? तो प्लस है तो माइनस करेंगे, 2 - 2 कितना हो गया बोलो? 0। तो इलेक्ट्रॉन तो 0 थे, केवल प्रोटॉन प्लस था। प्लस जाके प्लस से टकराया तो वापस कहाँ आ गया बोलो? रिवर्स आ गया। तो उसने कहा कि परमाणु का अधिकांश भाग तो एम्प्टी है,
इसका जो मास है वो सेंट्रलाइज है, यानी मध्य में उपस्थित है, जिसको इसने क्या कहा, नाम दिया, बोलो नाभिक। क्या नाम दिया बोलो? इसलिए नाभिक की खोज का श्रेय किसको जाता है बोलो? रदरफोर्ड को। तो ये था रदरफोर्ड का एल्फा एल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, एल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रदरफोर्ड्स एल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्या था? इसने अल्फा कणों की बौछार करवाई जो थे 2 हीलियम 4+2। सोने की पन्नी से अधिकांश सीधे चले गए, कुछ 90 पे। 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल 180 पे घूम के वापस आया। उसने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग एम्प्टी है, इसका मास सेंट्रलाइज है, और उसने कहा कि संकेंद्रित होता है। इसलिए इसने निष्कर्ष निकाला कि जो मध्य में है वो कौन है बोलो? नाभिक है। कौन है बोलो? फिर इतना अच्छा मॉडल था, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि वो इलेक्ट्रॉन मूव कैसे कर रहे हैं। तो जब इसको पूछा कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहे हैं, तो इसने कहा ये ठीक उसी प्रकार से चक्कर लगा रहे हैं जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह, सूर्य के चारों ओर। इसलिए इस मॉडल को प्लेनेटरी मॉडल या ग्रहीय मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य के चारों ओर ग्रह। पृथ्वी है, किसके चक्कर लगाती है? पृथ्वी किसके चक्कर लगाती है? पृथ्वी के चक्कर कौन लगाता है? नाभिक के चक्कर कौन लगा रहा है? सब एक दूसरे के चक्कर लगा रहे हैं, पर किसी के हाथ में कुछ नहीं आ रहा है। इससे स्पष्ट होता है लाइफ में किसी के चक्कर नहीं लगा रहे हैं। आई बात समझ में? तो नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है बोलो? इलेक्ट्रॉन। सूर्य के लगाता है बोलो? पृथ्वी। पृथ्वी के लगाती बोलो? तो फिर इतना अच्छा मॉडल सब कुछ था। फिर भाई साहब फिजिक्स के साइंटिस्ट थे मैक्सवेल, ध्यान रखना क्या नाम था बोलो? मैक्सवेल ने कहा कि मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, विद्युत चुंबकीय विकिरण सिद्धांत ये कहता है कि नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है? जैसे रदरफोर्ड कह रहा है, मतलब ये स्पष्ट नहीं किया था नाभिक के चारों ओर लगा रहा है, उसने कहा था इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार चक्कर लगा रहे हैं जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह। तो उसने कहा अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो लगातार अपनी ऊर्जा का क्या करेगा? लॉस करेगा। ठीक है, ये यहाँ अगर न्यूक्लियस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन घूमता है, क्योंकि ये तो नहीं कहा कि कक्षा में चक्कर लगा रहा है, उसने तो ऐसे ही बोल दिया कि भाई उसके चारों ओर लगा रहा है। तो इसने मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय विकिरण सिद्धांत ये कहता है अगर कोई आवेशित कण नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएगा तो लगातार एक टाइम ऐसा आएगा ऊर्जा खो के सीधा किस में आके गिरेगा बोलो? नाभिक में। जो इस बात को बताता है कि एटम स्टेबल नहीं है, जबकि वास्तव में परमाणु तो सही होता है। तो यहाँ आके मैक्सवेल ने इसको क्या कर दिया बोलो? फेल किया। तो याद रखना रदरफोर्ड के मॉडल की कमी निकालने वाला साइंटिस्ट कौन था? मैक्सवेल। फिजिक्स का साइंटिस्ट मैक्सवेल, और उसकी थ्योरी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ग्रहीय मॉडल देने वाला कौन है बोलो? रदरफोर्ड। प्लेनेटरी मॉडल जो दिया वो किसने दिया बोलो? रदरफोर्ड ने। रेजिन पुडिंग मॉडल किसने दिया? प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया? क्रिसमस केक वाला कौन था बोलो? इसकी कमी निकालने वाला साइंटिस्ट कौन था बोलो? ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी नहीं है, ध्यान रखना। ये कौन है बोलो? साइंटिस्ट है फिजिक्स का। और कौन सा सिद्धांत था उसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो बना लीजिए इसको, फिर लिखते हैं इसके गीत, लिरिक्स लिखते हैं सारे। हीलियम का द्विधनावेशित कण, अल्फा कण कौन है बोलो? 2 हीलियम 4+2। सोने की पन्नी की थिकनेस है 0.4/04 सेंटीमीटर। जो पर्दा लिया हुआ है उसके ऊपर लेप किया हुआ है जिंक सल्फाइड का, और 20,000 में से एक अल्फा कण 180 डिग्री पे वापस रिवर्स आया था। ये इंग्लिश में क्या लिखेंगे बोलो? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट।
लिखिए इसके बारे में। इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी, भाग रिक्त होता है। दूसरा पॉइंट, परमाणु का भार संकेंद्रित होता है। परमाणु का भार संकेंद्रित होता है। The mass of atom is centralized, संकेंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहा गया, जिसे नाभिक कहा गया। इट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। अब ब्लैक पेन से लिखे, नाभिक की खोज का श्रेय, नाभिक की खोज का श्रेय रदरफोर्ड को जाता है। द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस गिवन बाय रदरफोर्ड, नाभिक की खोज का श्रेय रदरफोर्ड को जाता है। नाभिक की खोज का श्रेय रदरफोर्ड को जाता है। फिर लिखिएगा, इसे ग्राह्य मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज अ प्लेनेटरी मॉडल। इट इज ऑल्सो नोन एज प्लेनेटरी मॉडल। कमी, ड्रॉबैक्स। नाभिक की खोज का श्रेय किसे जाता है बोलो? रदरफोर्ड। इंग्लिश में लिख रहे हो ना? लिखिएगा कमी। मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय विकिरण, मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय विकिरण सिद्धांत के अनुसार, मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय विकिरण सिद्धांत के अनुसार यदि कोई आवेशित कण नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएगा, यदि कोई आवेशित कण नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएगा, तो वह लगातार अपनी ऊर्जा का ह्रास करेगा, यानी लॉस। तो वह लगातार अपनी ऊर्जा का ह्रास करेगा और एक समय ऐसा आएगा कि वह सर्पिलाकार गति करता हुआ नाभिक में ही गिर जाएगा, जो इस बात को बताता है कि परमाणु अस्थायी है, जबकि वास्तव में परमाणु स्थायी होता है। According to the Maxwell electromagnetic theory, if electrons revolve around the nucleus, if electron revolves around the nucleus, it loses its energy
it's lost its energy and ये and it fell down into the nucleus and it fell down into the nucleus. It shows atom is unstable but atom is stable. लिख दिया सबने. कौन था साइंटिस्ट बोलो? मैक्सवेल. और उसका कौन सा सिद्धांत था बोलो? विद्युत चुंबकीय विकिरण सिद्धांत. नाभिक की खोज का श्रेय किससे जाता बोलो? रदरफोर्ड. प्लेनेटरी मॉडल किसका था? थॉमसन का जो मॉडल था वो कौन सा था बोलो? प्लम पुडिंग मॉडल या फिर रेजिन पुडिंग. अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न जिसके आने के पूरे चांस. एक तो पूछा जाता है परमाणु का आकार, साइज ऑफ एटम. ये सबसे ज्यादा पर जो पूछे जाने वाले प्रश्न है. या फिर आपको क्या पूछा जाता है बोलो? नाभिक का आकार. साइज ऑफ एटम एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस. तो सबसे पहले आप बताइए परमाणु का आकार कितना होता है? 10 की पावर माइनस पीछे क्या होगा वो इसमें पूछ. एंगस्ट्रॉम हो जाएगा. वहां तो सभी 10 की घात माइनस 10 10 की घात माइनस 10 आए. तो आप बताओ वही बोलो ना. परमाणु का आकार कितना होता है? 10 की घात माइनस 10 मीटर. कितना होता है बोलो? मीटर. और नाभिक का कितना होता है बोलो? 10 की घात माइनस 15 मीटर. अब आधा अधूरा मामला है. अब मुझे बताओ नाभिक बड़ा होता है या परमाणु? परमाणु बड़ा होता है. नाभिक ये माइनस में मान दे के कंफ्यूज नहीं होना है. परमाणु बड़ा होता है, नाभिक छोटा. देखिए अब जो सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आते हैं ना ये ऐसे नहीं आते हैं. वहां पे ये लिखा हुआ आता है 1 एंगस्ट्रॉम. क्या आता है बोलो? ये जो भी 10 की घात माइनस 10 एंगस्ट्रॉम कह रही थी ना वो नहीं. 10 की घात माइनस 10 मीटर किसके बराबर होता है बोलो? 1 एंगस्ट्रॉम. तो ये नहीं आके आजकल ये पूछ लेते हैं. और 10 की घात माइनस 15 मीटर कौन है मैथ्स का? कोई तो होगा 11 12. कौन है पहले मुझे बताओ. पीछे वाले तीनों. एक मिनट आप पहले वो बताएंगे कितना होता है 10 की घात माइनस 15 मीटर. हमने सही से पढ़ा क्या है ये बताओ. क्या बोलते हैं जैसे 10 की. हाँ ये सही है. ये बायो की आप 1 फर्मी बोलते हैं. क्या बोलते हैं बोलो? एक आपने पढ़ा होगा ना. ये क्यों नहीं पढ़े? फर्मी, एंगस्ट्रॉन, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, पिकोमीटर. माइक्रो में कितने होते हैं? 6. एक फर्मी. क्या बोलते हैं बोलो? एक फर्मी. 10 की घात फिजिक्स पढ़ी है भाई साहब आपने. 10 की घात माइनस 10 मीटर जिसको और क्या बोलते हैं बोलो? 1 एंगस्ट्रॉन. और नाभिक का आकार कितना होता है? 10 की घात माइनस 15 जिसको क्या लिखा जाता है बोलो? 1 फर्मी. तो आजकल ये नहीं देखे ये ऐसे पूछ लेते हैं परमाणु का आकार होता है एंगस्ट्रॉन के अंदर कितना होता है बोलो? 1 एंगस्ट्रॉन. और अगर इसमें नाभिक का पूछेंगे तो बोलो 1 फर्मी. और अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे इसको तो मैथ्स वाले दे बताएंगे कितना हो जाएगा इसको. 10 की घात माइनस 8 कितना हो जाएगा बोलो? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? इतना तो 10 की घात माइनस 8. ठीक है. और ये हो जाएगा 10 की घात माइनस 13. कई बार ये 12 भी आ जाता है. दोनों एक साथ नहीं आएंगे. या फिर आएगा 10 की घात माइनस 13 सेंटीमीटर. मैंने तीनों में लिख दिया. अगर आपको एंगस्ट्रॉन आएगा तो 1 एंगस्ट्रॉन. 10 की घात माइनस 10 मीटर किसके बराबर होता है बोलो? तो परमाणु का आकार 1 एंगस्ट्रॉन के बराबर. नाभिक का आकार 1 फर्मी. 1 फर्मी मतलब 10 की घात माइनस 15 मीटर. सेंटीमीटर में हो जाएगा माइनस 8. और न्यूक्लियस हो जाएगा या तो 12 आएगा या फिर क्या आता है बोलो? 13 सेंटीमीटर.
वो बाहर बैंड बजा रहा है या अंदर बैंड बज रहा है? इससे पहले कि परीक्षा में बैंड बजे अपन अपना बैंड बजा के तैयारी कर लेते हैं। हाँ हाँ, नहीं तो लास्ट में बैंड ही बजाना है। वो भी क्या हुआ, वो भी तो एक बिजनेस है। एक लाइन लिख देना इसके अंदर। अगर इनका अंतर देखा जाए, अपन नहीं करते आयतन निकालने के लिए 4/3 पाई आर क्यू गोले का, है ना, वैसे सॉल्व करते हैं दोनों का आकार में या फिर आयतन के अंदर, तो क्या आता है वो मैं स्टेटमेंट लिखा देता हूँ आपको। परमाणु का आकार नाभिक के आकार से, परमाणु का आकार नाभिक के आकार से, परमाणु का आकार नाभिक के आकार से 10⁵ गुना बड़ा है। परमाणु नाभिक से कितना गुना बड़ा है बोलो? 5 गुना। परमाणु का आकार नाभिक के आकार से 10⁵ गुना बड़ा है। फिर लिखिएगा परमाणु का आयतन नाभिक के आयतन से, परमाणु इंग्लिश में लिख लीजिए, द साइज ऑफ एटम इज 10⁵ टाइम्स मोर देन साइज ऑफ न्यूक्लियस। और इंग्लिश में फिर लिखिएगा the volume of atom is 10 to the power, the volume of atom is 10 to the power 15 times 15 more than volume of nucleus। परमाणु का आयतन नाभिक के आयतन से 10⁵ गुना ज़्यादा है। परमाणु का आयतन नाभिक के आयतन से 10⁵ गुना ज़्यादा है। क्लियर? फटाफट से बताओ, प्लेनेटरी मॉडल किसने दिया? किसने दिया बोलो? प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया बोलो? रेजिन पुडिंग मॉडल। रदरफोर्ड के मॉडल की कमी निकालने वाला वैज्ञानिक। नाभिक की खोज का श्रेय। आप पुराने पेपर देखना लैब असिस्टेंट के, आपको ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन के प्रश्न मिलेंगे, है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर से बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे आपको, ध्यान रखना। और हो सके तो पेपर की हार्ड कॉपी लेते हैं अगर किसी के पास हो तो, उसे ठीक रहता है। जो जो पढ़ते हैं ना मिल जाते हैं। बढ़े आगे, उससे पहले आगे बढ़े आप एक बार आपकी कॉपी के ऊपर मुझे इसमें इलेक्ट्रॉन निकाल के बता देना, ऐसा नहीं कि आगे बढ़े और मुझे साफ हो जाए। अपनी बोलना नहीं है बस किसी को, अपनी कॉपी के ऊपर वहाँ टॉप पे लिख दो इसमें इतने इलेक्ट्रॉन है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये भी सही, वेरी गुड। मतलब आपका सवाल गलत नहीं होगा, आपकी तैयारी अच्छी है तो। इधर 14, इधर 13, 13 कैसा है? कार्बन में कितने होते हैं? 6। नाइट्रोजन में कितने होते हैं? 13 तो ये हो गए, और माइनस है तो 14। कितने हो जाएंगे बोलो? प्लस करना था, नहीं प्लस करना है, प्लस करना था तो वो ऑप्शन ए में लिखा हुआ आएगा भाई साहब। 6 और 6 12 13 और एक माइनस का प्लस हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन। कितने हो जाएंगे बोलो? करत करत अभ्यास जड़मती हो सुजान, वही है ना, बार बार अभ्यास, बार आपको बहुत मेहनत करनी है भाई साहब। क्या नाम है आपका? जीवन। जीवन को संवारना है तो पूरा अपना मानसिक जो है कंसंट्रेशन वो जीवन में लगाना पड़ेगा आपको, तभी लास्ट में बोलोगे जाके सबको आती नहीं और हमारी जाती नहीं, क्या केमिस्ट्री। लेकिन पहले आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। चलिए अगला मॉडल लिखते हैं, बोर का परमाणु मॉडल। किसका बोलो? बोर्स एटॉमिक मॉडल। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, ये जो बोर का मॉडल था ये प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर, E = h जो हम पढ़ते हैं, क्वांटम सिद्धांत पर आधारित था। आपको प्लांक का क्वांटम सिद्धांत नहीं पढ़ना है, केवल
सेकंड गेट तक में ये ऐसे लाइन आती है, किस सिद्धांत पर आधारित था बोलो? प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। प्लांक्स क्वांटम बाहर के बैंड पे मत ध्यान लगाओ, भारत में बाहर का एनवायरनमेंट ज्यादा बढ़िया है क्लास से। आप अगर सही टाइम पे जॉब लगे तो फिर आपके भी बैंड अभी बच जाएंगे थोड़े दिनों में ही। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या है बोलो? अपन पढ़ते ना आइंस्टीन। आइंस्टीन ने क्या कहा था, क्या समीकरण दिया था? ये देखो आधा सब है लेकिन इसको आधा अधूरा था, आपका क्या ना? अच्छा ऑनलाइन में मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एम सी स्क्वायर, और प्लांक ने दिया था E इज इक्वल टू एच न्यू। एच वहां पे प्लांक कांस्टेंट और न्यू होता है फ्रीक्वेंसी। तो ये जो मॉडल है, कई बार आप भली पेपर उठा के देखना, प्रीवियस ईयर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रश्न आता है, बोर का परमाणु मॉडल किस सिद्धांत पर आधारित था? प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर। किस पे बोलो? प्लांक के क्वांटम सिद्धांत। तो पढ़ना है, इसके 3 पोस्टुलेट है, लेकिन सबसे पहली बात किस पर आधारित था बोलो? प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर। अब ये लाइन तो लिख लो आप, फिर अपन आगे पोस्टुलेट पढ़ते हैं। लिख लिया? दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। यह प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित था। अवधारणा फर्स्ट देखिएगा आप। पहला वैज्ञानिक जिसने कंसेप्ट को क्लियर कर दिया, क्या कहा? नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते। किस पे बोलो? सर्कुलर पाथ। जो कहने वाला था, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। और ये उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनकी ऊर्जा का मान नियत है, कांस्टेंट है, न बढ़ रहा है न घट रहा है। क्या है बोलो? कांस्टेंट है। फिर इसने आगे जाके और पोस्टुलेट चेंज किया कि एक से दूसरे में जा सकता है, वो अपन आगे अभी थर्ड पोस्टुलेट में पढ़ेंगे। हाल फिलहाल जो फर्स्ट पोस्टुलेट दिया उसने क्या कहा? नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहे हैं, जिसको इसने क्या नाम दिया? कक्षा। या फिर क्या नाम दिया बोलो? ऑर्बिट या सेल। अपने माइंड में पहला कंसेप्ट तो क्लियर करना है। आधे बच्चों को तो पता ही नहीं कक्षा क्या होते हैं, कक्षा क्या होती है, सेल क्या है, ऑर्बिटल क्या है, सब सेल क्या है। आप मुझे बताओ एसपीडीएफ क्या है? एसपीडीएफ क्या है? कॉन्फ़िगरेशन तो है। ऑर्बिट ये क्वांटम नंबर में पढ़ेंगे। इधर देखना एक बार। पहले होता है परमाणु। क्या होता है बोलो? इसके अंदर होते हैं बच्चों कक्षा। क्या होती है बोलो? कक्षा के अंदर या कक्षा के दो या कोष के दो। अपने कंसेप्ट क्लियर करके चलना, नहीं तो एग्जाम गड़बड़ कर दूंगा। फिर इसके अंदर होता है उपकोष। क्या होते हैं बोलो? और उपकोष के अंदर क्या होते हैं बोलो? यानी एटम जो है इसके अंदर बच्चों होगा ऑर्बिट। क्या होगा बोलो? और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं सेल। ठीक है। और इसके अंदर होता है सब सेल। क्या होता है बोलो? और इसके अंदर जाके फिर ऑर्बिटल मिलता है। क्या मिलता है बोलो? और इनमें विराजमान है इलेक्ट्रॉन। कौन है बोलो? तो परमाणु के अंदर के, एल, एम और एन तो है कक्षा। क्या है बोलो? ये ठीक उसी प्रकार से जैसे मुझे राहुल को ढूंढना है। किसको ढूंढना है? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर जैसे सवीना के अंदर कोई राहुल लड़का है, मुझे ढूंढना है। या तो हम जब टीसी लेते ना, तो उसके ऊपर ऐसा नंबर लिखा हुआ होता है, स्कॉलर नंबर लिखा होता है। तो सपोज करो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उसके अंदर जो है राहुल जो है वो 12th क्लास में पढ़ता है। किसमें पढ़ता है बोलो? 12th क्लास के अंदर भी बहुत सारे सेक्शन होते हैं, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर। सपोज करो वो बायो किसमें पढ़ता है बोलो? बायो के अंदर। किसमें बोलो? और बायो के अंदर भी जब क्लास में जाते हैं तो थर्ड बेंच पे जो फर्स्ट लड़का बैठा है, यानी जो राहुल है, वो कौन बैठा है थर्ड पे? फर्स्ट। ये हो गया अपना इलेक्ट्रॉन। यानी गवर्नमेंट स्कूल 12th क्लास बायोलॉजी थर्ड बेंच, और उस पे कौन है बोलो? राहुल। यही कहानी इधर है। परमाणु, परमाणु में कक्षा कौन होगी बोलो? के, एल, एम, एन। उपकोष कौन हो गए बोलो? जैसे हमने कहा ये परमाणु, ये हो गया इसके कोष, ये इसका उपकोष। तो यहाँ पे उपकोष हो गए बोलो एसपीडीएफ। कौन हो गए बोलो? ठीक है। और एसपीडीएफ में फिर कक्षक आते हैं। एस में कितने होते हैं? 1, पी में 3, पी में, डी में 5, एफ में 7। कितने होते हैं बोलो? एस में कितना होता है?
एक, पी में, डी में, एफ में, ये सब आगे कंसेप्ट आगे जाते पढ़ेंगे, इसलिए धीरे धीरे। अब सपोज करो मैंने लिया पी, क्या लिया बोलो? पी में होता है पी एक्स, पी वाई और इस पी वाई या पी एक्स के अंदर कौन पढ़े बोलो? इलेक्ट्रॉन। कौन पढ़ा बोलो? तो इसकी संपूर्ण जानकारी हमें क्वांटम संख्या देती है जो आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन हाल फिलहाल कंसेप्ट क्लियर करना है कि एसपीडीएफ उपकोष है, क्या है बोलो? सबसेल है। क्या है बोलो? सबसेल है। केएलएमएन क्या है? कक्षा है। केएलएमएन उपकोष नहीं है, केएलएमएन कक्षा है, एसपीडीएफ उपकोष है, और पीएक्स पीवाई पीजेड ऑर्बिटल है। क्या है बोलो? और ऑर्बिटल के अंदर कौन पढ़े बोलो? इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया ना कंसेप्ट? अब ये नहीं कहना है कि केएलएमएन क्या है। केएलएमएन क्या है बोलो? क्या है बोलो? ऑर्बिट। एसपीडीएफ क्या है? सबसेल। पीएक्स पीवाई पीजेड क्या है? ऑर्बिटल। और उसके अंदर कौन है बोलो? इलेक्ट्रॉन है। ये क्लियर हो गया कंसेप्ट? अब अपन आते हैं पोस्टुलेट नंबर फर्स्ट पे। पढ़ लो, ये वाला पोस्टुलेट पढ़ लो। टाइम तो अच्छा ही हो रहा है। क्या नहीं, ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा, ये पूरा लिखो ना पड़ेगा ना पोस्टुलेट। क्या कहा इस कंसेप्ट ने? मैंने आपको बोला नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाते हैं, उसे क्या नाम दिया गया? कक्षा या कोष। और उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिसकी ऊर्जा का मान नियत होता है, यानी कांस्टेंट होता है। इन्हें क्रमशः क्या नाम दिया गया? सबसे पहला तो हो गया बोलो नाभिक। नाभिक के बाहर n = 1, n = 2, n = 3 और n = 2, यानी ये तो हो गया न्यूक्लियस। फिर n = 1, n = 2, n = 3 और n = इसको बोल दिया K, फिर L, फिर M और फिर N। क्या बोला बोलो? K, L, M और ये आपका कौन हो गया बोलो? न्यूक्लियस। कौन हो गया बोलो? न्यूक्लियस। लिख लीजिए फर्स्ट पोस्टुलेट। अब तो बैंड वाला गीत गा रहा है, उस स्पीड से बैंड बजाऊंगा लिखने में। लिखो। बोर के अनुसार नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन, बोर के अनुसार नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वो भी आपकी तरह स्पीड बना रहा है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। वृत्ताकार सर्कुलर पाथ, वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। इन्हें क्रमशः कोष या ऊर्जा स्तर नाम दिया गया। इन्हें क्रमशः कोष या ऊर्जा स्तर नाम दिया गया। कोष या ऊर्जा स्तर नाम दिया गया। स्तर एनर्जी लेवल, बिस्तर नहीं, स्तर। इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनकी ऊर्जा नियत होती है। इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनकी ऊर्जा नियत होती है। इन्हें क्रमशः n = 1, 2, 3, 4 यानी K, L, M, N कहा गया। इन्हें क्रमशः n = 1, 2, 3, 4 यानी K, L, M, N कहा गया। इन्हें क्रमशः n = 1, 2, 3, 4 यानी K, L, M, N कहा गया। लिखा? अब ये बना लो और इंग्लिश वाले लिखे। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। It is also known as energy level. It is also known as energy level oblique orbit. It is also known as energy level oblique orbit.
oblique cell SHELL. Electrons are revolve only those energy level. Electrons are revolve only those energy level in which energy is constant. In which energy is constant, they are known as. In which energy is constant, they are known as n is equal to 1 2 3 4 k l m n. ओके, तो बोर का मॉडल किस सिद्धांत पर आधारित था? ठीक है, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत। अगली क्लास में